गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विगत कुछ दिनों से हम लोग जो है मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन का अध्ययन कर रहे थे। आज इसी क्रम में हम लोग आगे नाटक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन का द्वितीय अंक आपके सेकेंड सेमेस्टर में है। तो हम लोग द्वितीय अंक का अध्ययन कर चुके हैं। आज द्वितीय अंक का सार कैसे लिखा जाए उसे देखा जाए कि द्वितीय अंक का सार लेखन हम कैसे करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि द्वितीय अंक का सार लेखन कैसे किया जाए। देखिए बेटा, द्वितीय अंक की कथावस्तु को अगर हम घटनाक्रम के अनुसार विभाजित करें तो 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निक्षेप का प्रवेश, दूसरा रंगिनी एवं संगिनी का प्रवेश, तीसरा अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रवेश, चौथा प्रेम मंजरी का आगमन, पांचवा विलोम का प्रवेश, छठा विलोम का प्रस्थान एवं अंक का समापन। देखिए, जब तक हम कथावस्तु को क्रमबद्ध तरीके से विभाजित नहीं करेंगे तब तक हम सार लेखन नहीं कर पाएंगे। और सार लेखन करते समय हम कथा को कथाक्रम के अनुसार ही रखेंगे। यह नहीं है कि अंक के अंतिम की घटना को हम पहले में रख देंगे और पहले जो घटनाएं घटित हुई उसे हम अंत में रखेंगे। इस प्रकार से हमारा वह सार लेखन सही नहीं होगा। किसी भी चीज का सार लेखन करते समय हमें उस घटनाक्रम को कई भागों में विभाजित कर लेना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से उसका सार लेखन करना चाहिए। तो नाटक के द्वितीय अंक का सार लेखन कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं खास करके बोर्ड एग्जाम में, वे 250 से अधिक शब्दों में लिखने रहते हैं। 250 से 300 शब्दों के बीच में उन्हें लिखना रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को करते समय सबसे पहले हम एक भूमिका उस प्रश्न से रिलेटेड लिखते हैं, तदुपरांत उस विषय को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद अंत में एक छोटा सा उपसंहार लिखते हैं 4-6 लाइन का। तो यह प्रश्न भी निबंधात्मक प्रश्न की श्रेणी में ही आएगा द्वितीय अंक का सार। तो देखिए, द्वितीय अंक का सार लेकर हम किस प्रकार करें, कैसे करें, आज इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी साहित्य के युगांतकारी नाट्यकार मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। यह नाटक देश विदेश में ख्याति अर्जित कर चुका है। इस नाटक में मोहन राकेश जी ने कालिदास के जीवन को केंद्र में रखकर उसे नवीनता का कलेवर देते हुए इसका सृजन किया है। यद्यपि जिन घटनाओं का उल्लेख नाटक में किया गया है उनका कहीं इतिहास में प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। इतिहास में कहीं कोई ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं होता है कि कालिदास के जीवन से ये घटनाएं इस तरह जुड़ी हुई हैं। एक प्रकार से इन्होंने प्राचीनता को नवीनता का कलेवर दिया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ऐसे महाकवि नहीं हुए। उनके जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई उनकी प्रेयसी अवश्य थी, जिसके विरह वेदना में वे सतत तड़पते रहते थे और विभिन्न रचनाओं के नायक नायिकाओं के विरह वेदना में उनके अंतस की विरह वेदना
पुष्पित और पल्लवित हुई है। द्वितीय अंक की जहां तक बात है तो द्वितीय अंक का प्रारंभ भी प्रथम अंक की तरह मल्लिका के घर से होता है। वही प्रकोष्ठ जो द्वितीय अंक जिसका उल्लेख प्रथम अंक में किया गया है, लेकिन आज उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में वह घर पहुंच चुका है। जब अंबिका स्वस्थ थी, घर की देखरेख करती थी, लिपाई पुताई करती थी, इस वजह से घर की मरम्मत हो जाती थी। लेकिन कालिदास जा चुका है, कई वर्ष बीत चुके हैं। अंबिका 2 वर्षों से ज्वर से पीड़ित है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में वह घर है। मल्लिका अपनी मां अंबिका के लिए खरट में दवा कूट रही है, जिसमें औषधि कूटी जाती है, खरल बोलते हैं उसको। खरल में दवा कूट रही है और उसी समय निक्षेप का प्रवेश होता है। निक्षेप मल्लिका से अंबिका के स्वास्थ्य के विषय में पूछता है। वह कहता है कि अब उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उसे 2 वर्षों से ज्वर है और वह अस्वस्थ चल रही है। निक्षेप के आने का उद्देश्य अंबिका का कुशल क्षेम पूछना है। निक्षेप और मल्लिका के वार्तालाप से यह पता चलता है कि कालिदास अब वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजपुता प्रियंक मंजरी से उनका विवाह हो गया है। ये बातें निक्षेप को अच्छी नहीं लगती है। निक्षेप कहता है कि जाते समय कालिदास ने यह कसम खाया था कि मैं वहां विवाह नहीं करूंगा, लेकिन आज वही कालिदास वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी क्रम में मल्लिका आगे कहती है, इसी क्रम में निक्षेप आगे कहता है कि तुम्हारा यह जो दयनीय जीवन है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि तुम मेरे ही कहने पर कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए विवश की। अगर वह उज्जैनी नहीं गया होता, वह राजकवि बनता या न बनता, एक महाकवि बनता या न बनता, लेकिन तुम्हारा जीवन इस तरह नहीं है। निक्षेप झरोखे के पास खड़ा होता है। उसी समय कालिदास अश्व पर सवार होकर पर्वत शिखरों की ओर जाते हैं। वह मल्लिका से कहता है कि कालिदास पर्वत शिखर की ओर गए हैं, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। देखिए, कालिदास आया है। निक्षेप यहाँ मल्लिका को बताता है कि कालिदास आया हुआ है और उसके जीवन, मल्लिका के दैनिक जीवन के लिए वह जिम्मेदार है। लेकिन मल्लिका इस चीज को नहीं मानती है और कहती है कि अगर उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का निश्चय लिया है तो सही ही है। वे एक असाधारण व्यक्ति है और उन्होंने राजकन्या से विवाह किया तो ये भी सही है। वह राजकन्या भी एक असाधारण है, इसलिए असाधारण का असाधारण से ही मेल है। अर्थात वह बताना चाहती है कि कालिदास का यह निर्णय अनुचित नहीं है बल्कि उचित है। अर्थात मल्लिका कालिदास से अनंत प्रेम करती है और उनके विरुद्ध कुछ भी सुनना नहीं चाहती। निक्षेप के जाने के बाद रंगिनी एवं संगिनी का आगमन होता है। ये दोनों उज्जैनी की रहने वाली है और कालिदास के ऊपर अध्ययन कर रही है, कालिदास के विषय में जानना चाहती है, इसलिए वे इस ग्राम प्रांतार में आई और वे जानना चाहती है कि इस असाधारण कवि के जीवन से संबंधित कोई ऐसे असाधारण घटना या कोई ऐसा चीज उन्हें यहाँ देखने और सुनने को मिल जाए। इस क्रम में वे हताश और निराश होती है, क्योंकि जिन आंचलिक शब्दों की खोज करने के लिए, जिस असाधारण की खोज करने के लिए
वे दोनों वहां आई हैं, उन्हें कुछ भी असाधारण सा दिखाई नहीं देता है और वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रवेश होता है। अनुस्वार और अनुनासिक मल्लिका के प्रकोष्ठ में आते हैं, हर चीज का बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि देवी प्रियंक मंजरी यहाँ आने वाली है, इसलिए हर चीज का वे निरीक्षण करते हैं, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होना उचित है, ऐसा वे विचार विमर्श करते हैं। अंततः दोनों के विचारों में समानता नहीं है, इसलिए जो वस्तु जहां है वहीं रहती है। मातुल आकर बताते हैं कि देवी प्रियंक मंजरी बाहर खड़ी है, इसलिए तुम लोग यहां से जाओ। अनुस्वार और अनुनासिक के जाने के बाद प्रियंक मंजरी का आगमन होता है। प्रियंक मल्लिका से मिलती है और वार्तालाप के क्रम में कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रियंक और मल्लिका आज तक मिले नहीं। मल्लिका को देखकर प्रियंक कहती है कि जैसा उन्होंने कहा था तुम वैसी ही हो, अर्थात कालिदास ने प्रियंक के विषय में, मल्लिका के विषय में प्रियंक से जो कहा था वह एकदम से सर्वथा उचित ही था। वार्तालाप के क्रम में उसे पता चलता है कि कालिदास अब मातृगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है और उज्जैनी के शासक बन गए हैं, उज्जैनी का राजकाज उन्हें संभालना है और वे यहाँ आने वाले नहीं थे। प्रियंक मंजरी के विशेष आग्रह पर ही वे यहाँ आए हैं, प्रियंक मंजरी के विशेष आग्रह पर ही वे यहाँ आए हैं, क्योंकि प्रियंक इस ग्राम प्रदेश को देखना चाहती थी, खास तौर पर मल्लिका से मिलना चाहती थी। इसी क्रम में वह बताती है कि इस ग्राम प्रदेश को याद करके वे बहुत ही दुखी हो जाते थे, उनका मन विचलित हो जाता था, राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। इसलिए मैं जाते समय यहाँ की हर वह वस्तु अपने साथ ले जाना चाहती हूँ जिससे उनका मन व्यथित न हो। यहाँ के हिरण सावर, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, यहाँ तक कि जो गरीब बच्चे हैं यहाँ के, उनको भी साथ ले जाकर वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना चाहती है, जिससे कालिदास का मन राजकार्य से उचटे नहीं। इसी क्रम में प्रियंक के द्वारा मल्लिका को यह भी पता चलता है कि कालिदास किस तरह अपनी रचनाओं के समय, मेघदूत लिखते समय उसके घर का प्रियंक से कई बार जिक्र कर चुके हैं। वह अर्थात प्रियंक मंजरी मल्लिका के घर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर परिसंस्करण कराना चाहती है, जिसके लिए मल्लिका विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करती है कि कृपया आप कुछ भी मत कराइए, ऐसे ही घरों में हमें रहने की आदत है। प्रियंक मंजरी से कहती है कि जो दो अधिकारी मेरे आगमन के पूर्व यहाँ आए थे, उनमें से तुम जिससे चाहो उससे विवाह करो और तुम मेरे साथ चलो, मेरी संगिनी बनकर रहो। रही बात तुम्हारी माँ की, तो अभी हमारे साथ चल सकती है, लेकिन इन सब सारी चीजों को मल्लिका बड़ी ही सहजता और विनम्रता से अस्वीकार कर देती है, जो उसके सम्मान को दिखाता है, उसके आत्मसम्मान को सूचित करता है। मल्लिका प्रियंक से कुछ दिन ठहरने के लिए आग्रह करती है। प्रियंक कहती है नहीं, इतना अवकाश नहीं है मेरे पास, क्योंकि काश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। इस संकटपूर्ण स्थिति में वहां से दूर रहना उचित नहीं है। हमें शीघ्र वहां पहुंचकर वहां के शासन को संभालना है, यह कहते हुए वह चली करती है। अंबिका प्रियंक मंजरी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन खांसी आ जाने की वजह से वह नहीं बोल पाती है। तो प्रियंक जाते समय कहकर जाती है कि
परेशान मत होइए, मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों की सहयोग। प्रियंक के जाने के बाद अंबिका मल्लिका पर व्यंग करती है कि जिस कोमलता की तुम बात करती थी, जिस कवि हृदय की बात करती थी, लो मैं गौतम की पंक्तियां पढ़ो। अर्थात वह व्यंग करते हुए यह बताना चाहती है कि कालिदास के हृदय में कहीं भी कोई भी कोमलता नहीं है, वह निष्ठुर है, स्वार्थी है, केवल स्वार्थवश तुमसे प्रेम करता था। प्रियंक मंजरी के जाने के बाद विलोम का प्रवेश होता है। जिस तरह जब विलोम प्रवेश करता है उसी समय अंबिका बोलती रहती है, तो विलोम कहता है कि अंबिका तुम्हारी इन सब बातों को सुनने का किसी के पास अवकाश नहीं है। आज यह पूरा प्रदेश राजकीय अतिथियों के आवभगत में लगा हुआ है और वह अनेकानेक व्यंग बाणों से अंबिका को मल्लिका को आहत करता है। लेकिन वह वहां से जाता नहीं है। मल्लिका बार बार उससे आग्रह करती है कि आप यहाँ से चले जाइए, कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माँ की स्थिति ठीक नहीं है, वे अस्वस्थ है, लेकिन वह फिर भी नहीं जाता। इसी क्रम में वह कहता है कि मैं कालिदास से यही मिलना चाहता हूं, क्योंकि यहां से ही हम दोनों लोग अलग हुए थे, वह मेरा मित्र है और यही मिलेंगे तो जो वर्षों का अंतराल है वह आभास नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि हम लोग अलग ही नहीं होंगे। लेकिन मल्लिका चाहती है कि वह वहां से चला जाए, वह जाता नहीं। उसी समय कालिदास पर्वत शिखर से आते हैं तात्पर्य घोड़े पर सवार होकर वहां से जाते हैं। घोड़ों का टापों की ध्वनि जो है, घोड़ों के टापों की ध्वनि पास आती है और फिर दूर चली जाती है। अर्थात कालिदास वहां से चले जाते हैं, उसके घर में नहीं आते, मल्लिका से मिलने नहीं आते। विलोम व्यंग करता हुआ वहां से चला जाता है। अंत में वह आने का प्रयोजन कहता है कि मैं तो अंबिका के स्वास्थ्य के विषय में चिंतित था, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में पूछने के लिए, कुशलक्षेम पूछने के लिए आया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। विलोम के आगमन का एक ही उद्देश्य था, व्यंग बाणों से मल्लिका को आहत करना। विलोम के जाने के बाद मल्लिका एकदम से हताश और निराश हो जाती है, अपने हाथों से अपने मुंह को छिपा लेती है, भावुक हो जाती है। अंबिका के हृदय में जो आवेश था वह आवेश हताशा में और हताशा से करुणा में बदल गया, क्योंकि उसकी पुत्री बड़ी ही हताश निराश है, रो रही है। वह अपनी पुत्री मल्लिका को संभालती है, उसे सीने से लगा लेती है, उसके पीठ को सहलाती है और कहती है, बेटी तुम उसके लिए रो रही हो जिसने तुम्हारी उपेक्षा किया है। अर्थात उस व्यक्ति के लिए, उस कालिदास के लिए तुम्हारा रोना व्यर्थ है, निरर्थक है। तुम्हें उसके विषय में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह स्वार्थी है। अंबिका की बातों को सुनकर मल्लिका उसका विरोध करते हुए कहती है, मां उनके विषय में कुछ भी मत। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम यही है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के विषय में कुछ भी अनुचित बातों को नहीं सुन सकता है। तो यहां दिखाया गया है कि मल्लिका किस तरह कालिदास से निश्चल और निष्कपट प्रेम करती है और किस तरह कालिदास स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है जो उस ग्राम प्रांतार में आकर भी उससे मिलने नहीं आता है। तो इसी घटना के बाद द्वितीय अंक का अवसान हो जाता है।
थैंक यू।